देखिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। इसमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें इक्वेशन की डिग्री 1 होती है। ठीक है। सपोज करो मैंने लिखा ax प्लस बी, ये एक इक्वेशन लिखी। इसके बाद मैंने लिखा 2x प्लस वाई, मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है। मैंने 3 इक्वेशंस लिखी। अब यहाँ पर आपने देखना है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है। यहाँ पर वेरिएबल है x, x की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही डिग्री होती है। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री। तो यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है, और डिग्री 1 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पर वेरिएबल है हमारे पास x एंड y, इन दोनों की डिग्री कितनी है हमने देखना है। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन में देखना है वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 और 1। अगर 1 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी, और अगर डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, वेरिएबल है यहाँ पर x और उसकी मैक्सिमम पावर है 2। मैक्सिमम पावर 2 होने का मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर डिग्री 2 होती है, हमें तो डिग्री 1 चाहिए, यहाँ पे डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है। अब लिखा है यहाँ पर टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते हैं किसी भी एक इक्वेशन में दो वेरिएबल मिल जाए, सपोज करो। तो आपने याद रखना है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमें चैप्टर में आगे 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 आएगा, और आपने एक चीज याद रखनी है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। जो आपके पास ऊपर ये वाली इक्वेशन गिवन है, जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे वो होगा एक स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, कभी वो जिगजैग नहीं बनेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। चाहे वो ऐसे हो जैसे मर्जी हो, वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अंडरस्टूड। ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 3.1। लिखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब ने अपनी डॉटर को कहा 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि मैं 7 टाइम्स था, मतलब 7 गुना था, एज ओल्ड एज यू वर देन, की जब आप उस टाइम पे। तो आपने सिंपली क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की प्रेजेंट एज को ले लो आप x years, एंड लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। डॉटर की एज को ले लेना है आपने y years। ठीक है। अब जो कंडीशन बोली गई है वो लगानी है आपने। बोले 7 years ago, तो लिखो 7 years ago। अगो का मतलब होता है पहले। 7 years ago, 7 years ago आप मेरे को बताओ कि आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी। आफ्ताब एज 7 year ago हो जाएगी x-7, 7 साल कम कर दो इसमें से, तो x-7 years। तो डॉटर से एज कितनी हो जाएगी, डॉटर की हो जाएगी y-7। ठीक है। 7 years ago आई वॉज 7 times। आई वॉज मतलब आफ्ताब जो है, आफ्ताब वॉज का मतलब इज इक्वल टू 7 times मतलब 7, एज ओल्ड एज यू वर देन, कि तब तुम कितने साल की थी, तब वो थी y-7 years की। तो हमने लिख दिया यहाँ पर y-7। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ,
ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है हमारी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन बोल रहा है वो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 years फ्रॉम नाउ, तो लिखो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? आफ्ताब्स एज, आज वो x साल का है, आज से 3 साल बाद x + 3 years का हो जाएगा। और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी यहाँ से? डॉटर एज कितनी हो जाएगी यहाँ से? y + 3। I shall be 3 times as old as you will be। I मतलब आफ्ताब जो है, आफ्ताब shall be मतलब is equal to 3 times मतलब 3 multiply as old as you will be y + 3, कि आपकी एज से मैं 3 गुना हो जाऊंगा। तो बस ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है, अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखो हमने एल्जेब्रिकली इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। इससे पहले आपको कुछ सीखना पड़ेगा कि हम एक ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। आपने एक ऐसे बनाना है ग्राफ, ठीक है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। पहले 7y से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 7 से मल्टीप्लाई करके 49 बना देगा। अब ये 7y इधर आ जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, तो x - 7y और यहाँ पर है -49 + 7, तो x - 7y कितना आ जाएगा यहाँ से? -42। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई सिंप्लीफाई करके। इसी तरह आपने सेकंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करना है, x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। तो x, ये 3y लेफ्ट में आएगा और 3 9 के पास चला जाएगा -3, तो x - 3y = 3। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ से हमने निकालनी है ग्राफ बनाने के लिए। देखो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लिखो। मैं पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लेता हूँ, वो है x - 7y इज इक्वल टू -42। जब भी आप ग्राफ बनाना है आपने, आपका क्या काम है, एक बॉक्स बना लो, ठीक है। उस बॉक्स में x लिखना है और y लिखना है। अब आपने लेनी है यहाँ पर एक वैल्यू। अब देखो आपने सिंपली क्वेश्चन शुरू कैसे करना है, पुट y को 0 पुट कर दो। जब y को 0 पुट कर दोगे तो ये क्या बनेगा, x इंटू x - 7 इंटू 0 माइनस इज इक्वल टू -42। अब 7 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, x की वैल्यू -42 आएगी। तो देखो जब हमने x को y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू -42 आई। इसी तरह आपने एक और वैल्यू पुट कर लेनी है। अब मैं y को 0 पुट कर x को 0 पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0। जब मैंने x को 0 पुट किया तो ये क्या बनेगा, 0 - 7y इज इक्वल टू -42, ठीक है। अब -7y इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 42 कैंसिल, 6 पर, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6, ठीक है। जब x को 0 पुट किया तो y 6 आ गया। अब बस आपके लिए 2 वैल्यूज इनफ है, उससे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो ये सेंटर वाला पॉइंट होता है ये होता है ओरिजिन, ओ 0 होता है ये वाला पॉइंट। ये होती है हमारी x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो ये 6 है, 0 है, हमारी y पे मैक्सिमम वैल्यू 6 जा रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। 5 5 का गैप लेके चलते हैं, ये 5 10 15 एंड 20। अगर ऊपर 5 जा रहे हैं तो नीचे भी 5 5 का गैप लेंगे, -5 -10 -15 -20
-25 -30, उसके बाद -35 -40 एंड -45। देखिए जब हमने इस बॉक्स को प्लॉट करना है, ना कि इस वाले बॉक्स को, ठीक है। आपने हमेशा वर्टिकली बॉक्स को प्लॉट करना है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका, हम कोऑर्डिनेट को लिखते हैं x, y। तो फर्स्ट वाला है 42 और उसके साथ कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है 0। x पर 42, y पर 0। देखो x पे 42, हमें x पे ये बनाने चाहिए थे नंबर्स, तो ये थोड़ी गलती हो गई है। मैं x पे 42 बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने ये बना लिया है ग्राफ। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x पर -42, x एक्सिस ये रहा, इस पे -42 हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये -42 एंड y पे 0, y एक्सिस ये रहा, y पे 0, ये वाला पॉइंट है आपका, ठीक है। सिमिलरली अब 0,6 प्लॉट करेंगे। 0,6 x पर 0, x पे 0 किधर है आपका, x एक्सिस पे 0, तो यही वाला पॉइंट है। और y पर 6, y पे 6, y पे 6 तो इधर होगा, ठीक है। देखिए हमने प्लॉट करना है 0,6 को। x पे 0, y पे 6, x पे 0, y पे 6 पॉइंट हमारा ये वाला होगा, ठीक है। अब हमने इसको ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन करेंगे, दूसरे मार्कर से कर देता हूँ। ये हमारा ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन का ग्राफ आया, जो इक्वेशन है हमारी x, हमारी इक्वेशन थी x -7y = -42। अब हमने सेकंड इक्वेशन को भी ड्रॉ करना है। सेकंड इक्वेशन देखिए हमारी क्या है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई हो रखा है, लेकिन इसका बॉक्स बना लेते हैं। देखो बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई, मैं y को 0 पुट करूंगा तो x3 आ जाएगा। जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो y -1 आ जाएगा, ठीक है। आप पुट करके देख लेना तो आपका आंसर आ जाएगा x3 y0। x पे 3 है बच्चे, x पे 3 यहाँ पर होगा और y पे 0, मतलब ये यहीं पे रहेगा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है आपका x पर 0, y पे -1। x पर 0, x पे 0, y पे -1 वाला पॉइंट है आपका इधर कहीं होगा, ठीक है। तो आपने इसको ज्वाइन किया तो आपका ये वाला पॉइंट बन रहा है एक। ये जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। जहां पर हमारी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यू होगी। तो आपने देखा ये वाई की वैल्यू यहाँ से अप्रोक्सीमेट 10 आ रही है और यहाँ से भी 10 आ रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से ग्राफिकली हमारा क्या आ रहा है, एक्स एंड वाई की वैल्यू 10,10। एक्स भी 10 आ रहा है और वाई भी 10 आ रहा है। मे बी अभी मैंने ग्राफ ढंग से नहीं बनाया है, आप जब बनाओगे अपने ग्राफ पेपर पर तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा इससे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल है y रुपीज। तो देखो अगर एक बैट x रुपीज का है तो मेरे को बताओ 3 बैट कितने रुपीज के होंगे। कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, 3 बैट्स कितने के होंगे, 3x रुपीज के। सिमिलरली 6 बॉल्स कितने रुपीज की होंगी अगर एक बॉल y रुपीज की है। कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स विल बी 6y। ये कॉस्ट है दोनों की, कॉस्ट मतलब पैसा। अब टोटल कितना पैसा लगा दोनों को परचेज करने में, 3900। तो मैंने लिख देना है 3x प्लस
6y इक्वल टू 3900। ये फर्स्ट इक्वेशन आई हमारी। उसके बाद लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। उसने अनदर बैट लिया, मतलब एक ही बैट लिया, तो एक बैट के लिए उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, x रुपीज। फिर 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स लिए उसने सेम टाइप की। अगर एक बॉल का प्राइस y है तो 3 बॉल्स का प्राइस 3y होगा, और उसके लिए उसने 1300 पे किए। ये आएगी सेकंड इक्वेशन। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली हो चुका है। अब ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली में क्या है कि आपने फिर से ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम पहले बॉक्स बना लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स क्या होगा, एक्स वाई। अगर मैं यहाँ से y को 0 पुट करूं, अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और 3900 को डिवाइड कर देगा तो 1300 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगर मैं अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y कितना आएगा, x को 0 पुट करने पे 3900 6 से डिवाइड होगा, तो 6 5 6 6 36 65, तो ये इतना आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 650। हमने डिवाइड किया, सिंपली आप भी कर सकते हो। ये तो फर्स्ट बॉक्स आया। इसी तरह आपने सेकंड बॉक्स बनाना है। ठीक है, एक्स एंड वाई। अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x तो 1300 ही आएगा डायरेक्टली। अगर x को अगर हम y को 1 पुट कर दें, या y को मैं कितना पुट करूं, जो इजी कैलकुलेशन बनाई हमने वो करना है। y को 100 पुट कर दें, अगर y को 100 पुट करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। 300 1300 में से माइनस होके 1000 बनाएगा। बस इजी वाले नंबर्स लेने, आप जीरो भी ले सकते हो, आपका जो मन करे वो नंबर ले लो। आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वो माइनस में हो सकते हैं, रूट में हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, पर वो नंबर ऐसा लेना है जो कैलकुलेशन के लिए इजी रहे। ठीक है, चलिए अब बना लेते हैं इसका ग्राफ। यहाँ पर 0 ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। हमने बनाना है एक्स। अब पहले आपने ये डिसाइड करना है कि हम गैप्स कितने कितने का रखेंगे। ठीक है, अब ये 1300 तक जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं सोच रहा हूँ 200 का गैप ले लो। 200, 400, 600, 200, 400, 600, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200, फिर 1400, इसी तरह ऊपर भी। ठीक है, अगर आपने 200 का गैप लिया तो आपने 200 का ही गैप लेना है, अलग अलग गैप नहीं चलेगा। 600, 800 एंड 1000। तो मैं जल्दी से ग्राफ बना लेता हूँ। देखिए ये बन गया है। तो अब हम प्लॉट करते हैं फर्स्ट बॉक्स को। यहाँ पे है 1300, इसको मैंने बताया था प्लॉट कैसे करने हैं। 1300, एक्स पर 1300, वाई पे 0। एक्स ये रहा, 1300 यहाँ पे होगा। ठीक है, एक्स पर 1300, वाई पे 0 है, मतलब इसी लाइन पर ही 0 तो है, और कहीं 0 नहीं होता, इसी लाइन पे 0 होता है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया। सेकंड है 0,650, एक्स पर 0, वाई पे 650। एक्स पर 0 तो यही होगा, और वाई पे 650 यहाँ कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपके दोनों पॉइंट्स आ गए, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका ग्राफ बना। इसके बाद आपने ड्रॉ करना है दूसरा बॉक्स। ये है हमारे पास 1300, 0। एक्स पर 1300, देखो एक्स एक्सिस पे 1300 यही वाला पॉइंट आएगा ना, फिर से एक्स पर 1300 यही वाला पॉइंट होगा, और वाई पर 0 मतलब यही पॉइंट बनेगा फिर से। याद रखने, वही वाले कोऑर्डिनेट है। उसके बाद है एक्स पर 1000, एक्स कहाँ एक है, एक्स एक्सिस ये रहा, 1000 ये रहा, और वाई पर 100, वाई पे 100 इधर होगा कहीं। ठीक है, तो अब ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए हमने इनको ज्वाइन कर देना है, ये इस तरह से जाएगा। ठीक है,
जहां भी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी वो एक्स और वाई की वैल्यूज होगी। तो आपने देखा कि इसी पॉइंट पे तो दोनों वैल्यूज इंटरसेक्ट कर रही थी, इस वाले पॉइंट पे। और ये वाला पॉइंट कौन सा था, 1300, 0 का। मतलब एक्स 1300 है, वाई 0 है। हमने एक्स क्या लेट किया था, हमने एक्स लेट किया था कॉस्ट ऑफ बैट। तो कॉस्ट ऑफ बैट इज 1300 की 1300 रुपए का एक बैट आ गया। और कॉस्ट ऑफ बॉल कितनी आई है, कॉस्ट ऑफ बॉल इज 0, मतलब बॉल फ्री में आ रही है आपकी। तो इस तरह से आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो मैं लिख लेता हूँ 2 kg एप्पल्स प्लस 1 kg ग्रेप्स was found to be 160 रुपीज। तो इतने का आ रहा है। तो आपने एज्यूम क्या करना है, तो आप एज्यूम करोगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल की प्राइस है एक्स रुपीज, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ग्रेप्स का प्राइस ले लो आप वाई रुपीज। ठीक है, अब आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स। तो आपने यहाँ से पहले इक्वेशन बना लेनी है। देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, 1 kg एप्पल एक्स प्राइस एक्स रुपीज की है, तो 2 kg एप्पल कितने के होंगे, 2x, प्लस 1 kg ग्रेप्स वाई के हैं और 1 kg ग्रेप्स ले रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली वाई ऐड करूंगा तो 160 रुपीज आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, तो मैंने लिखा 4 kg एप्पल्स प्लस 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स प्राइस इज 300। तो 4 kg एप्पल्स का प्राइस क्या होगा, 4x, प्लस 2 kg ग्रेप्स इज 2y इज इक्वल टू 300। रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन algebraically एंड ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली। तो हमने algebraically इसको बना लिया। अब ये आपका होमवर्क है कि आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके आंसर निकालो। ठीक है, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने, फिर से इजी। ठीक है, 10th 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। आपने लिखा टोटल स्टूडेंट्स 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो आप एज्यूम करोगे इसमें लेट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स x, let the total number of boys, boys है y। अब देखो, अब इक्वेशन पढ़ो और इक्वेशन बनानी है। लाइन पढ़ो, द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब x इज, जब भी आपके पास इज एम आर और आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ जाए इसका मतलब इज इक्वल टू होता है। गर्ल्स इज का मतलब इज इक्वल टू 4 मोर देन, 4 मोर देन का मतलब 4 प्लस द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज आर वाई। तो इक्वेशन बन गई सी, इजी। तो y लेफ्ट में जाएगा तो इक्वेशन आएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, ये देखो, क्वेश्चन तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे है। दूसरी इक्वेशन आएगी यहाँ से, टोटल स्टूडेंट्स हैं 10, मतलब बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर 10 ही तो बच्चे हैं। तो x प्लस वाई 10 है टोटल स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली और वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट रहता है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स
तो मैंने लिख लेना है 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स cost ₹50, whereas 7 pencils and 7 pencils and का मतलब प्लस 7 pencils plus 5 pens cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो हम यही assume करेंगे, let the cost of one pen X rupees, one pencil Y rupees. इक्वेशन बनाओ। अगर एक पेंसिल X रुपए की है, अगर एक पेंसिल Y की है, तो 5 पेंसिल 5Y रुपीज प्लस 7 पेन्स कितने के होंगे 7X रुपीज इक्वल टू 50। इसी तरह 7 पेंसिल होगी 7Y की प्लस 5 पेन होंगे 5X इज इक्वल टू 46। ये आपकी दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। आप इनको सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। हमने अलजेब्रिकली इसको कर दिया, ग्राफिकल मेथड आपका होमवर्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following linear equations intersecting a point are parallel or coincident। तो आपने कंडीशंस याद रखनी है। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमारे पास ग्राफ तीन तरह का होता है। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में लाइंस हमारी क्रॉस कर जाती है किसी एक सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, ये ग्राफ है। अब इसके बाद है इस जो ये पॉइंट जहां पे कट करते हैं, मैंने अभी भी बताया था कि एक्स और वाई की वैल्यू होती है। पर अभी तो हमने ग्राफ बनाया, अब हमें बोल रहे हैं ऑन कंपेयरिंग, हमने कंपेयर करना है। तो सिंपली आपने इक्वेशन में देखना है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ये मैं आपको क्वेश्चन में करना बताऊंगा। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं इंटरसेक्टिंग के बाद कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, एक लाइन मतलब एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के जस्ट ऊपर बन जाए तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होती है। ऐसा कब होता है, जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 और ये भी इक्वल होगा c1/c2 के। थर्ड है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में आपको नाम से पता चल रहा है लाइंस पैरेलल बनेंगी। अब यहाँ पर कहीं भी ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो आप सिंपली इसका याद रखोगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तो हमारा आ गया। इसके साथ एक और कंडीशन चलती है, आपने क्या याद रखना है, देखिए यहां पर कितने सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशंस की बात होगी। देखिए यहाँ पर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा और उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह आप कोइंसिडेंट लाइन पे, ये वाली जो लाइंस है वो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं और ये लाइंस इनफाइनाइट तक जाएंगी। जितनी मर्जी हम वैल्यू पुट करते जाएं एक्स वाई की, ये लाइंस उतनी इंक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यूज होती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वैल्यूज। इसी तरह पैरेलल लाइंस में तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, अगर कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, प्लस इसके साथ एक और पॉइंट आपने याद रख लेना है, जहां पर सॉल्यूशन आते हैं वहां पर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन आ रही है तो हमने लिख देना यहाँ पर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यहाँ पर भी कंसिस्टेंट, और जहां पर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है उसको हमने मान लेना है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए 5x
हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। हमने यहाँ से A1 B1 C1, यहाँ से आएगा A1 B1 C1, और यहाँ से A2 B2 एंड C2। ये तीन इक्वेशंस। अब हमने बताना है कि इसमें सॉल्यूशन कैसे होंगे। हमसे पूछ रहा है ना कि जो इनका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो हमने सिंपल ये वाली कंडीशंस लगानी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से A1 कितना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में देखना है अभी सिर्फ। A1 कितना होगा, देखिए आपको स्टैंडर्ड याद रखना है, AX प्लस BY प्लस C, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। X के साथ जो लगा होगा वो A होगा, Y के साथ लगा होगा वो B होगा, ठीक है। X के साथ क्या लगा है, 5, तो मैंने लिख देना है 5, A1 5। B1 कितना होगा जो Y के साथ लगा है, यहाँ पे ये 4। अगर यहाँ पर याद रखना है, अगर यहाँ पर -4 है, माइनस माइनस साइंस आ जाते हैं, तो आपने माइनस में लेना है। इसी तरह C1 कितना आ जाएगा, 8। सेकंड है A2, X के साथ क्या लगा है, 7। B2, Y के साथ क्या लगा है, 6। C2, C मतलब ये कांस्टेंट नंबर होता है, C कांस्टेंट नंबर है, मतलब यहाँ पर C की वैल्यू है -9। अभी मैंने बताया था कि माइनस में हो तो माइनस में लेना है। अब कंडीशन लगाओ, A1/A2 कर दो और B1/B2 कर दो। देखो 5/7 इक्वल है क्या -4/6 के, क्या ये दोनों इक्वल हैं? आपने सिर्फ इतना बताना है यस और नो। आप इसको सॉल्व करोगे, ये तो आंसर माइनस में बनाएगा और ये प्लस में बनाएगा, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। तो दीज आर नॉट इक्वल। अगर ये नॉट इक्वल आ रही है तो आपकी कंडीशन क्या थी, देखो कंडीशन थी अगर नॉट इक्वल आ जाए यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट और सॉरी कंसिस्टेंट, और लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो आपने लिखना है ग्राफ ऑफ दी ग्राफ्स ऑफ दी graph of the above equations will be intersecting at a point, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, सिंपल। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। आपने लगाना है A1/A2, 9/18 इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। कैंसिल करो, 9 से 18 कैंसिल हुआ 1/2 पे, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 12 1 दा 12, 12 2 दा 24। तो 1/2 इक्वल टू 1/2। जब तीनों के तीन इक्वल आ जाती हैं तो ये होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। जो लाइन होगी वो एक के ऊपर एक बनेगी, कोइंसिडेंट बनेगी। देखिए आपको यहाँ पे लिखवाया था ना मैंने, A1/A2 B1/B2 C1/C2, जब तीनों इक्वल हो जाए तो कोइंसिडेंट होगा। अब देखिए थर्ड पार्ट में इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए आपने A1/A2 करा, यहाँ से 6/2। B1 कितना होगा, यहाँ से 3, लेकिन माइनस लगाओ तो -3। B2 कितना होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो 1 लगा होता है, तो यहाँ से -1 इक्वल टू 10/9। सॉल्व करो, 2 से 6 कैंसिल, 3 पर माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 1 से 3 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, और ये इसको ऐसे ही रहेगा, ये कैंसिल नहीं हो सकता। 3 इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 10/3, 10/9 सॉरी। तो ऐसी इक्वेशन देखो कब बनती है, जब पहले दो इक्वल हो, थर्ड वाला इक्वल ना हो, तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं, याद रखना है पैरेलल लाइंस होगी, मतलब बिल्कुल ही कहीं पे जाके मीट नहीं करेंगी ये लाइंस, जैसे रेल की पटरी होती है, ठीक है। तो ये आपका था सेकंड क्वेश्चन।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये लीजिए। अब नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन है, on comparing a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इसी तरह अब आपने ये देख लेना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 लगा के देखिए। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। चलो क्वेश्चन क्या लिखना है मैं सिंपली कर देता हूँ। अब देखिए x a1 कितना होगा यहाँ पे 3/2, b1 कितना होगा 5/3, c1 कितना होगा यहाँ से, c1 देखो यहाँ पर 7 है तो मैंने लिख दिया 7। a2 कितना आएगा यहाँ से 9, b2 कितना होएगा यहाँ से -10, c2 कितना होएगा यहाँ पे 14। वो अपनी कंडीशन लगाओ देखो, तो 3/2 a1 बाई a2, जब बाई a2 करोगे तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो नीचे 9 से। इसी तरह 5/3 मल्टीप्लाई कर दो नीचे -10 से। देखो a1 बाई a2 ही तो है ये, b1 बाई b2, c1 बाई c2 7/14। कैंसिल करके देखते हैं, 3 से कैंसिल होगा ये 3 पे तो 1/6 बनेगा, 5 से कैंसिल होगा 10, 2 पे 3 टू द 6 1/-6, 7 से 14 कैंसिल होगा 2 पे 1/2। तो देखिए क्या ये इक्वल आ रही है, फर्स्ट टू इन इक्वल आ रही। तो सिंपल इतना याद रखना है, जब पहले दो इक्वल ना आए तो ये कौन सी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इनकी सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। सिमिलरली आई ये भी आपका सारा होमवर्क है, आप खुद कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है अगर कंसिस्टेंट निकल कर आता है। कंसिस्टेंट में देखिए फिर से वही बात है कि आपको देखना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। कंसिस्टेंट कब होता है हमारा, अभी हमने किया ना। देखिए कंसिस्टेंट कब होता है, जब फर्स्ट टू इक्वल नहीं, जब भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो हमने क्या करना है, इन हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। और उसको अगर कंसिस्टेंट आता है तो हमने उसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लेना है। अब ग्राफिकली मैंने करना सिखा दिया तो आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देखिए हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो जैसे इक्वेशन लिखी है मैं वैसे ही बनाना शुरू कर दूंगा। तो देखो रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन में एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ। तो आप एज्यूम करेंगे लेट लेंथ ऑफ द गार्डन, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन, सॉरी, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन L एंड लेट ब्रेथ ऑफ द गार्डन B ले लो, ठीक है। साथ में मीटर भी है, ठीक है, मीटर, L मीटर और B मीटर। अब देखिए क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into L plus B। हाफ द पेरीमीटर, इस पेरीमीटर का हाफ करना है, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 into L plus B, whose length is 4 meter more than its width is 36। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, इसमें क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। आपने ये वाली लाइन अभी रीड नहीं करनी, ठीक है। आपने सिंपल देखा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36,
तो सिंपली लगा दो 36 इज आया ना, तो इज इक्वल टू होता है इसका मतलब। सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी? सेकंड इक्वेशन देखिए लिखा हुआ है whose length is 4 meter more than its width. Length 4 meter is length is का मतलब is equal to 4 meter more than the breadth. जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करोगे वैसे इक्वेशन बन जाती है। तो आपने देखा ये b इधर आकर माइनस हुआ, l माइनस बी इक्वल टू 4, ठीक है। और यहां से 2 से 2 कैंसिल, l प्लस बी इज इक्वल टू 36। ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन आई है, ये फर्स्ट इक्वेशन आई है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं और एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। तो देखिए l प्लस बी इक्वल टू 36 और l माइनस बी इज इक्वल टू 4, दोनों को ऐड कर दो, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, l प्लस l हो जाएगा 2l, 36 प्लस 4 हो जाएगा 40, 2 से 40 कैंसिल 20 पर, तो लेंथ तो 20 आ गई। अब ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ कितनी आएगी? इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। देखो लेंथ प्लस ब्रेथ अगर 36 है, लेंथ उसमें 20 है, तो ब्रेथ कितनी आएगी यहाँ से? तो ब्रेथ आ जाएगी 36 माइनस 20 इक्वल टू 16। ये आंसर आ गया हमारा लेंथ और ब्रेथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. देखो फर्स्ट बनाना है हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन याद रखनी है। देखो एक इक्वेशन गिवन है आपको, आपने दूसरी इक्वेशन देनी है ताकि हम जब दोनों को ड्रॉ करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बने। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या था? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 और b1 गिवन है, हमें a2 और b2 की इक्वेशन खुद से फॉर्म करनी है आपके खुद से दिमाग से। तो देखियो, देखो 2 है यहाँ पर, 3 है। मैं यहाँ पर अगर ले लूं 3 और ये वाला मैं b2 ले लूं, देखो मैंने a2 को ले लिया 3, b2 को ले लिया 2। अब देखो अगर मैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 वाली इक्वेशन लगाता हूँ, इक्वेशन में बना रहा हूँ 3x प्लस 2y प्लस, मेरे जो मर्जी नंबर करे मैं वो लिख सकता हूँ। मैंने +9 लिख दिया, आप -18 प्लस 18 67 कुछ भी लिख सकते हो। बस कंडीशन क्या है? ये वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखना अगर मैं लिखूं यहाँ से a1, ये वाला a1 बाई a2 3 इक्वल टू b1 है 3 बाई ये नीचे है 2, क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक ऐसी इक्वेशन है जब हम इसको ड्रॉ करेंगे इस वाली इक्वेशन के साथ तो आपका क्या आंसर आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसी तरह पैरेलल लाइंस बनानी है। पैरेलल लाइंस में तो देखो दो चीज इक्वल होती है। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2, पर नॉट इक्वल होता है c1 बाई c2 के। तो देखो इक्वेशन है आपके पास, तो 2x प्लस 3y प्लस सॉरी -8 इक्वल टू 0। आपने बताना a1 a2 और b1 b2 को सिमिलर, मतलब ये वाली पूरी की पूरी टर्म्स एज इट इज रहेंगी, पर जो c1 c2 है ना, ये वाला नंबर है, ये सेम नहीं रहना चाहिए। आप -8 की जगह कर दो +8, ठीक है। आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। आप जब इन दोनों को ड्रॉ करोगे, इन दोनों को जब ड्रॉ करोगे आप, तो आपका ग्राफ पैरेलल लाइंस का बनेगा। ये आपका आंसर है। सिमिलरली आपने बनाना है कोइंसिडेंट का, कोइंसिडेंट लाइंस। देखो कोइंसिडेंट लाइंस में देखो इक्वेशन तो यही है 2x प्लस 3y माइनस 8। इक्वेशन तो गिवन थी आपको क्वेश्चन में। इसके साथ ऐसी कौन सी इक्वेशन बनाई जो कोइंसिडेंट लाइंस बनाए? तो आप क्या करो, सिंपली इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यू इक्वेशन आ जाएगी। देखो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0।
अब यहाँ से देखो, अगर मैं लगाऊं यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर आपको डाउट आ रहा हो तो देखना कि कोइंसिडेंट लाइंस बनती है कि नहीं। तो देखो 2/4 इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/-16। ये कैंसिल हुआ 1/2 पे, 1/2, जीरो माइनस से -8 से 16, 1/2। तो देखो ना तीनों इक्वल आ गई। अगर तीनों इक्वल आ गए तो ये कोइंसिडेंट लाइंस है, ये आपका आंसर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दीज इक्वेशंस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड। जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। चलो करते हैं क्वेश्चन। पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम बॉक्स। इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। बॉक्स बनाया, ठीक है, इधर x यहाँ पे y। अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और y इधर जाएगा प्लस में। x को 0 पुट किया तो y प्लस में, तो y 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं पुट कर दूं y को -1, y को -1 पुट करो, y को -1 पुट करेंगे तो x 2 आएगा। ये बॉक्स आपने याद रखना है। अब सेकंड बॉक्स है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का। देखो इसका इजी मेथड क्या होता है करने का, जब भी इक्वेशन थोड़ी टफ लगे। पहले ही आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, ये -12 उधर जाके +12, 3x आ जाएगा यहाँ से 12 माइनस 2y, x आएगा 12 माइनस 2y/3। y की वैल्यू पुट करते रहो। अगर मैं y को पुट कर दूं 0 तो 12/3 रह जाएगा, 3 से कैंसिल हुआ 4। देखो x एंड y, जब मैंने y को 0 पुट किया तो x आया 4। अगर मैं y को पुट कर दूं यहाँ पर, कितना पुट करें, 2, 3। अगर मैं y को 3 पुट कर दूं तो देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3/3। तो आ जाएगा 12 माइनस 2 3 6/3, तो आ जाएगा 6/3, 2। तो y2 आ गया, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया। तो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ नंबर्स। ये है 0, हमने जाना है x पे मैक्सिमम 2 है, 1 2। x पे देखो यहाँ पे 4 वैल्यू है, 3 4, ठीक है। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, 1 2 3, 1 2 3। नेगेटिव में x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू सॉरी -1 -2 एंड -3, 1 2 3, -1 -2 -3। अब इसको प्लॉट करते हैं। देखो पहले हम इसको प्लॉट करते हैं, 0,1 कोऑर्डिनेट है नहीं, 0,1। तो x पे 0, y पे 1। x पर 0 ये रहा, y पे 1 ये रहा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x पे 0, y पे -1, ये कोऑर्डिनेट आया। x पर 2, y पर -1, x पे 2 ये रहा, y पे -1 इसके नीचे मिलेगा, ये रहा कोऑर्डिनेट। कर दो इन दोनों को ज्वाइन, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन बना, फर्स्ट इसका ग्राफ बन चुका है अब हमारा। अब हमने बनाना है सेकंड वाले का ग्राफ। ये कोऑर्डिनेट है 4,0, 4,0 इधर से है 2,3। देखिए 4,0, x पर 4, इसको रीड करना है, x पर 4 y पर 0।
x पर 4 y पे 0, तो यही रहेगा सेम। सेकंड है 2,3, मतलब x पर 2 y पे 3, x पे 2 ये रहा, y पे 3 ऊपर है। ठीक है, आपने देखो, इसको ज्वाइन करो। तो अब ध्यान से देख रहे हो कि ये लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल ही लग रही है, क्योंकि अब मेरे पास प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, तो ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल बन रही हैं। अब देखो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसकी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है यहाँ पे कहीं गलती हुई है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, इसको देखते हैं कैसे गलती हुई है। मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ, ठीक है, तो 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इधर आकर हो जाएगा y, 1 प्लस 1 2, तो ये 2 आएगा। तो हमारी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक नहीं मतलब कोऑर्डिनेट सही नहीं आ रही है, इस करके हमारी लाइन गलत जा रही है। अब देखो, फर्स्ट वाला सही है 0,1, सेकंड है हमारे पास 1,2, एक्स पे 1 वाई पे 2। देखो एक्स पे 1 है ये रहा, वाई पे 2 ये रहा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बनना था नेक्स्ट हमारा। ठीक है, तो आपने इनको ज्वाइन किया। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों लाइंस के साथ और एक एक्स एक्सिस के साथ, तो आपने इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि ये कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। ठीक है, आपको ये वाला कोऑर्डिनेट पता है, देखो कैसे पता चलेगा। एक्स पर कितनी वैल्यू है 4, और एक्स पे ना y0 होता है, एक्स एक्सिस पे y0, वाई एक्सिस पे x0। सिमिलरली ये देखो, मेरे ख्याल से तो -1 पे कैंसिल हो रहा है, तो x पे तो इसकी वैल्यू -1 है और y की वैल्यू इस पे 0 होगी। और ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इधर, ये वाली x की वैल्यू, ये वाली y की वैल्यू, तो x पे देखो ये 2 बन रहा है, ये देखो ये 2 पे कट कर रहा है ऑलमोस्ट, और ये वाला 3 पे कट करेगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2,3। तो आपका आंसर रहेगा 2,3, 4,0 एंड -1,0। अब इस ट्रायंगुलर रीजन को हमने शेड करना है, तो देखिए मैं शेड कर रहा हूँ, ये आपका ट्रायंगल बन चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। हमारे पास दो इक्वेशंस लिखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, आपने क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखता हूँ, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी, ये 14, ये y 14 के पास जाकर माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आई है x की, 14 माइनस वाई। अभी 14 माइनस वाई सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है, x की वैल्यू है तो x की जगह लिख दोगे 14 माइनस वाई। ठीक है, और ये वाला माइनस वाई ऐसे इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, ये माइनस वाई कितना हो जाएगा, -2y इक्वल टू 4। -2y राइट हैंड साइड जाकर हो जाएगा 2y, और 4 इधर आकर हो जाएगा -4। 14 तो पहले से यहाँ पर है, 14 माइनस 4 इज 10 इक्वल टू 2y। y की वैल्यू यहाँ से देखो, 2 से 10 कैंसिल होगा 5 पर, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। सिंपल। अब ये हमारे पास अभी x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखो क्या करेंगे। x इक्वल टू 14 माइनस वाई कितना आया 5,
तो x आ जाएगा 14 माइनस 5 कितना होता है 9, x 9 y 5। तो ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है। सिमिलरली अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में देखिए इक्वेशन है आपके पास s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। देखो फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस टी। अब s की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो s यहाँ पर लिखा है तो उसकी जगह लिख दो 3 प्लस टी। 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। यहाँ पर सॉल्व कैसे करें अभी ये पूछोगे, तो देखो जब भी फ्रैक्शंस में क्वेश्चन चला जाए और बीच में प्लस लगाओ तो आपने एलसीएम लेना होता है। 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 को 3 से डिवाइड किया आएगा 2 और वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 द 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई 3t इक्वल टू यहाँ पर बचा है 6। देखिए अब ये 6 इंटू 6 36, ये 2t प्लस 3t 5t और ये वाला 6 ऐसे, ये 6 इधर जाकर माइनस होगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30। तो t की वैल्यू यहाँ से 5 से 30 कैंसिल होगा 6 पर, t आ जाएगा 6, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो x इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s की वैल्यू 9 आ गई। तो ये आपका आंसर है s का और ये आपका t की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब भी हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लगेगा, इधर से मैं पॉइंट हटाऊंगा फिर नीचे 10 लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10। तो देखो ये आ जाएगा 2x बाई 10 प्लस 3y बाई 10 इक्वल टू 13 बाई 10। अभी मैंने बताया जब भी फ्रैक्शंस में हो और बीच में प्लस हो तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। 10 और 10 का एलसीएम 10, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 ऊपर मल्टीप्लाई 2x इंटू 1 2x, फिर से 10 को 10 से 1 डिवाइड किया 1, 1 ऊपर मल्टीप्लाई तो 3y और आ जाएगा यहाँ पर 13 बाई 10। तो देखिए ये 10 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बाई 10। ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ। अब 10 से 10 कैंसिल, इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। सिंप्लीफाई होगी। सिमिलरली आपने इक्वेशन निकाल लेनी है सेकंड वाले की। देखो सेकंड वाली है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो जब हम इसको सिंपल सेम मेथड से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आएगी। अब आप क्या करोगे किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो देखिए 4x इज इक्वल टू 23 माइनस हो जाएगा 5y, 5y उधर जाकर हो जाएगा माइनस। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से आएगी 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये हमने पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो देखिए तो 2 इंटू एक्स देखिए कितना है 23 माइनस 5y बाई 4 प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन थी। तो देखो 2 से 4 कैंसिल होगा 2 पर। अब ये इक्वेशन है 23 माइनस 5y बाई 2 प्लस 3y इक्वल टू 13। क्या करेंगे यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का एलसीएम आया 2, तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होएगा यही रहेगा, प्लस इस 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा 2, उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 टू द 6y इक्वल टू 13। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होएगा बनेगा 26। अब देखिए 6y माइनस 5y, ये y बचेगा और ये 23 है यहाँ पर, ये प्लस में है। y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3,
अगर y3 आ गया तो इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करो, तो x इज इक्वल टू 23 माइनस 5 इंटू 3/4। x आएगा 23 माइनस 15/4। x आएगा यहाँ से 8/4, दैट इज 2। तो x आ जाएगा 2, y आ जाएगा 3। ठीक है, देखो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। लिखा है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से √2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3y, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -√3y बाय √2। अब ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, x की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन ये रही, लिखा है √3x की जगह हम लिखेंगे -√3y बाय √2, और यहाँ पे -√8y इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको राइट हैंड साइड लेकर चले जाते हैं, ये बन जाएगा √8y। अब देखो √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3, और बाहर माइनस लगा है तो माइनस, और ये क्या बचा है यहाँ पर हमारे पास, y अपॉन √2। ठीक है, अभी √2 मल्टीप्लाई होगा 8 √8 से, तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 3y इक्वल टू √16y। देखिए y से y कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी, y से y कैंसिल हो चुका है, मतलब यहाँ पर जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाए तो आप समझ लो यहाँ पर आंसर जो आने वाला है y का 0 आएगा। ठीक है, y का आंसर 0 आएगा। अब मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे, √3 इंटू √3 -3y बाई √2 -8y इक्वल टू 0। एलसीएम क्या लेंगे, √2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, √2 को √2 से डिवाइड किया 1, वो 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो -3y, माइनस √2 को जब 1 से डिवाइड किया √2 आएगा, √2 ऊपर मल्टीप्लाई, √2 इंटू √8 होएगा √16, √16 क्या होता है 4, तो हो जाएगा 4y इक्वल टू 0। तो देखो ये √2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल ही 0। तो -3y -4y इक्वल टू 0, -7y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 बाय -7, दैट इज 0। तो y भी 0 आ रहा है यहाँ से, मैंने बताया था जब भी वैसी कंडीशन बने तो 0 आएगा, और अब आपने देख लिया कि कैसे 0 बन रहा है। अब देखो हमने निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाई 0, क्योंकि y 0 है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो वो पूरा 0 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं फिर इरेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन है लास्ट, सिक्स्थ पार्ट, इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। लिखा है 3x डिवाइड बाई 2 -5y बाई 3 इक्वल टू -2। सेकेंड है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कौन सी इक्वेशन को करें जो इजी रहे हमारे लिए। हम फर्स्ट इक्वेशन को कर लेते हैं। देखो मैं लिख लेता हूँ, 2 और 3 का एलसीएम आएगा यहाँ पर 6। इस 6 को 2 से डिवाइड किया आया 3, ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9, माइनस इस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 5 टू द 10y इक्वल टू -2। ये 2 के साथ 6 मल्टीप्लाई होएगा, इक्वेशन क्या बनी -12। ठीक है, 9x कितना आ जाएगा, -12 प्लस 10y, x आ जाएगा -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9। ये इक्वेशन आ रही है फर्स्ट आपकी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ही मतलब x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में।
देखना आप ध्यान से कैसे पुट करेंगे। पहले मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, देखो सिंप्लीफाई करके इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करेंगे 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, और ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बना है। x की वैल्यू पुट करेंगे, देखो 2 इंटू -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। 2 इंटू 12 -24 प्लस 2 10 द 20y डिवाइड बाई 9 माइनस 3y, सॉरी प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखिए फिर से ये फ्रैक्शंस बन जाती हैं। जब भी फ्रैक्शन और प्लस आ जाए तो मतलब एलसीएम लेना है। यहाँ पर कुछ नहीं, 1, 9 और 1 का एलसीएम 9, 9 को 9 से डिवाइड किया 1, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होएगा तो वो एज इट इज रहेगा, प्लस ये 9 ऊपर मल्टीप्लाई होएगा 27y इक्वल टू 13। अभी 9 ऊपर मल्टीप्लाई होएगा 13 और 9, ठीक है, और ये दोनों नंबर्स प्लस हो जाएंगे, -24 प्लस 20y प्लस 27, 20 प्लस 27 47y इक्वल टू 39 द 117, 39 द 117 -24 उधर जाकर क्या बनेगा, +24। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 47y इक्वल टू 117 प्लस 24। जरा इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, 141, 141, 47y 141, y की वैल्यू 141/47, कैंसिल किया 3, y की वैल्यू सिंपली 3 आई। अगर y3 आया तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू -12 प्लस ये 10 मल्टीप्लाई x, y आया 3 डिवाइड बाई 9, तो -12 प्लस 30/9, 30 माइनस 12 इज 18/9, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। तो ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है। मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इजी क्वेश्चन है ये भी, और इम्पोर्टेंट भी लगा लो, ये 1 मार्क 2 मार्क में आ जाता है आपके। लिखे सॉल्व 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 4y एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू दिस। y इक्वल टू mx प्लस 3 आपको गिवन है, ठीक है, आपने वैल्यू निकालनी है m की। m की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले x और y पता होना चाहिए, x और y यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ x की, ठीक है। देखिए 2x इज इक्वल टू -24 प्लस 4y, x इज इक्वल टू 4y माइनस 24/2। अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो क्या बनेगी इक्वेशन 2y माइनस 12/2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 2y माइनस 12। आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो देखो 2 इंटू 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11, 2 to the 4y, 2 12 the 24, 2 12 the 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। 24 राइट हैंड साइड जाएगा 11 के पास, 4y प्लस 3y 7y इक्वल टू 35। देखो 24 राइट हैंड साइड चला गया तो 11 के साथ प्लस होके 35 हो जाएगा, और 7 से 35 कैंसिल होगा 5 पर, y आ जाएगा 5। अगर y 5 आया तो x भी निकाल लो ना। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12, x इज इक्वल टू 10 माइनस 12 माइनस 2, x -2 आ रहा है, y 5 आ रहा है। अब m की वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है, y आया हमारे पास 5 इक्वल टू m इंटू -2
प्लस 3, ये 3 इधर आकर हो जाएगा लेस, ठीक है। 5 माइनस 3 इज 2, अब यहाँ पे -2m, 2 से 2 कैंसिल 1 पर, और ये माइनस है तो वो इधर लग जाएगा, तो m की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m बनेगा, 5 माइनस 3 इज 2, और ये 2 -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, नीचे -1 है तो वो -1 आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड, लिखा है क्वेश्चन, from the pair of linear equation of the following problems find their solution by substitution method। substitution method से solution निकालना है, तो सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखिए the difference between two numbers is 26, कोई दो नंबर्स हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं let the first number be x, let the second number को ले लो y। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस वाई, डिफरेंस तो माइनस ही होता है ना, ये 26 गिवन है। सेकंड लिखा है इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो एक नंबर है, मतलब मैं ले लेता हूँ x जो है वो y का 3 टाइम्स है, तो इक्वेशन बनेगी x इज 3 टाइम्स ऑफ y, तो इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, फाइंड देम, नंबर्स फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू 3y यहाँ पुट कर दो, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक है। 2y इक्वल टू 26, 2 से 26 कैंसिल, 13 पर y आया 13, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 13, x आया 39, तो ये आपके आंसर आ गए बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखो आपने याद रखना है सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। आपको याद कैसे रखना है, सप्लीमेंट्री में सप्लाई ज्यादा होती है, मतलब एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में होते हैं सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में होता है सम 180 डिग्री। अब सप्ली में सप्लाई ज्यादा होगी तो वो 180 डिग्री होगी, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आपने एज्यूम करना है लेट वन एंगल बी x डिग्री एंड अनदर एंगल, दूसरे एंगल को मान लो y डिग्री। दोनों का सम तो 180 डिग्री है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों का सम है 180 डिग्रीज। अब क्वेश्चन में लिखा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, मैं इसको मान लेता हूँ ये लार्जर वाला है, ठीक है, और ये स्मॉलर है। लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स, इन दोनों में से जो लार्जर है, एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है, मतलब ये माइनस, एक्सीड का मतलब है माइनस। दी स्मॉलर, स्मॉलर है y बाई 18, बाई का मतलब होता है इज इक्वल टू। सेकेंड इक्वेशन आई, देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। द लार्जर ऑफ दी टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर वाला कौन सा है x, एंगल एक्सीड्स मतलब ज्यादा है स्मॉलर से बाई 18 डिग्री, बड़े वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, तो मैं दोनों का डिफरेंस ही तो 18 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से y x की वैल्यू कितनी आएगी 18 प्लस वाई, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू 180 माइनस ये 18 राइट हैंड साइड आकर माइनस होगा, तो 2y इक्वल टू 162, 2 से 162 कैंसिल 81 पर, देखो y तो 81 आ गया। अब यहाँ पर पुट कर दो x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, x आ जाएगा 99, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 7 बैट एंड 6 बॉल, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। तो इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट द cost of one bat x, let the cost of one ball को y। 7 बैट्स की कॉस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 7 बैट्स की कॉस्ट हो जाएगी 7x, 6 बॉल्स की कॉस्ट हो जाएगी 6y, और दोनों को मिलाकर 3800 पे कर रही है। लेटर शी बाइज 3 बैट्स, 3 बैट्स मतलब 3x पे किया उसने, एंड 5 बॉल्स मतलब 5y पे किया, दोनों को मिलाकर 1750 पे किया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा, ये आप खुद करेंगे। देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कुछ, अगर देखो किसी सिटी में आप जा रही हो तो उसमें कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा आपका, टैक्सी चार्ज। वो किस तरह से है, कुछ आपने फिक्स चार्ज पे करना है और कुछ करना है आपने डिस्टेंस कवर, कि जितना डिस्टेंस कवर करोगे उतना डिस्टेंस के लिए आपको चार्ज पे करना है, और फिक्स चार्ज भी पे करने हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आप अगर गाड़ी में बैठ गए तो आपको किराया देना पड़ेगा, चाहे वो गाड़ी चले या ना चले, वो होंगे फिक्स्ड चार्जेस। तो मैं क्या कहता हूँ, लेट फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स चार्जेस को मैं ले लेता हूँ x रुपीज, ठीक है, एंड लेट द चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड के चार्जेस y रुपीज ले लो, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर, द चार्जेस पेड इज रुपीज 105। तो 105 रुपये उसने पे किए। ध्यान से सुनना, जब ये 10 किलोमीटर गया, इसमें इसके फिक्स्ड चार्जेस भी होंगे और वेरिएबल चार्जेस, मतलब ये डिस्टेंस कवर्ड वाले वेरिएबल चार्जेस होते हैं। फिक्स्ड चार्जेस तो जो मर्जी हो देने ही देने हैं, एक्स रुपीज तो उसको देने ही देने हैं, प्लस उसने 105 रुपीज पे किए कितने किलोमीटर जाने के लिए, 10 किलोमीटर जाने के लिए। अगर 1 किलोमीटर जाने के लिए वो वाई रुपीज लेता है, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए 10 वाई रुपीज लेगा, ठीक है, 10 वाई रुपीज लेगा। तो टोटल उसने 105 रुपये यहाँ पर दिए, यहाँ पर लिख लेना पर किलोमीटर, वाई रुपीज पर किलोमीटर, आपको अगर कंफ्यूजन हो, 1 किलोमीटर के वाई रुपीज। अब सेकंड कंडीशन है, फॉर अ जर्नी ऑफ 50 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, डिस्टेंस गया 15 किलोमीटर, यहाँ पर भी एक्स रुपीज तो देगा ही देगा, और टोटल उसने 155 रुपीज दिए, मतलब 155 रुपीज टोटल किराया आया। अब वेरिएबल चार्जेस कितने होंगे 15 किलोमीटर के, 15 वाई, 1 किलोमीटर के वाई रुपीज, 15 किलोमीटर के 15 वाई रुपीज, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x आ जाएगा यहाँ से 105, सॉरी, ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। अब 15y माइनस 10y, 5y, 105 उधर जाकर माइनस होगा तो बना देगा 50, है ना, 50 बन जाएगा। 5 से 50 कैंसिल, y आ गया 10, तो मतलब 1 किलोमीटर जाने के 10 रुपए लगते हैं। तो आपने निकाल लेने हैं वेरिएबल फिक्स्ड चार्ज, तो आपने देना ही देना है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो y की, 10 × 10, 10 × 10 100, तो 105 माइनस 100 इज 5, तो फिक्स्ड चार्जेस है 5 रुपए, ये आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो हमने हमेशा फ्रैक्शनल क्वेश्चंस में क्या करना होता है, फ्रैक्शन एज्यूम करनी है, लेट दी फ्रैक्शन बी x बाय y, फ्रैक्शन को x बाय y ले लेते हैं।
फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। देखो बिकम्स का मतलब भी इज इक्वल टू होता है। कोई फ्रैक्शन ये 9/11 बन गई इफ 2 इज एडिड, मतलब 2 ऐड किया टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो तो ये 9/11 बन जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन आई। इफ सेकंड है कंडीशन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x बाई वाई फ्रैक्शन है, इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/6। इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन x बाई वाई फाइंड आउट करना है। तो देखो फिर से सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ये 9y इधर आएगा, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 इज -4। फर्स्ट इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करो, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। ये 5y इधर आकर माइनस, 6x माइनस 5y, 18 उधर जाकर माइनस, 15 माइनस 18। इक्वेशन क्या बनेगी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये फर्स्ट इक्वेशन आई, ये सेकंड इक्वेशन आई। इसको आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप एक बार खुद ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, अदरवाइज आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, 5 years hence, hence का मतलब है बाद में, the age of Jacob will be 3 times the age of his son। तो 2 पर्सन है, जैकब और उसका सन, तो हमने एज्यूम कर लेनी है let the present age of Jacob x and present age of son y, ये ईयर्स में है, ठीक है, ईयर्स में। 5 years hence, तो लिख दो यहाँ पर 5 years hence। 5 साल बाद, 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा जैकब, तो 5 साल बाद हो जाएगा x प्लस 5 और सन हो जाएगा उसका y प्लस 5 साल का। लिखा है 5 years hence the age of Jacob। अब इक्वेशन बनाओ, the age of Jacob मतलब age of Jacob है हमारे पास x प्लस 5 विल बी, आगे ना हेल्पिंग वर्ब तो हमने लगा देना इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन इज y प्लस 5। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, इधर आकर माइनस हुआ, x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से ये 5 माइनस होगा 10। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने ड्रॉ करनी है, दूसरी इक्वेशन बनानी है। देखिए 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, 5 years ago लिखा है तो 5 साल पहले जेकब कितने साल का हो जाएगा, x माइनस 5, सन की एज हो जाएगी y माइनस 5। जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स, जेकब्स एज x माइनस 5 वॉज का मतलब इज इक्वल टू 7 टाइम्स का मतलब 7 मल्टीप्लाई दैट ऑफ हिज सन्स एज, तो y माइनस 5 के इक्वल। तो बना लो इक्वेशन यहाँ से 7y माइनस 35, इधर आकर प्लस हो जाएगा, y इधर आकर 7y इधर आकर माइनस, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन, जो भी हमारा मन करे। तो देखो कैसे निकलेगा, x की वैल्यू यहाँ से आएगी 10 प्लस 3y, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 10 प्लस 3y को, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब माइनस 30 को लेफ्ट में ले आओ और इन दोनों को राइट में ले जाओ, y वाली टर्म्स को। माइनस 30 प्लस 30 हो जाएगा 10 प्लस 30,
7y पॉजिटिव 3y नेगेटिव, 30 + 10 40, 7y - 3y 4y, 4 से 40 कैंसिल 10 पे, तो y की वैल्यू 10, मतलब सन की एज आ गई आपके, सन की एज आ गई है। अब हमने निकालनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो 10 + 3 × 10, x = 10 + 30, x आ गया 40, तो ये जेकब्स एज आ गई। ठीक है, इनकी प्रेजेंट एज आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी, ये हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।